बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है सेक्शन 18 फ्रॉम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, परचेजर्स राइट्स अगेंस्ट वेंडोर विथ इम्परफेक्ट टाइटल। यानी जहां पर सेलर एक प्रॉपर्टी सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करे और उस सेलर के पास इम्परफेक्ट टाइटल हो, तो वहां पर परचेजर के पास उसके खिलाफ कौन कौन से राइट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। अब परचेजर्स राइट्स अगेंस्ट वेंडोर विथ इम्परफेक्ट टाइटल, वेंडोर यानी सेलर, और यहाँ लेसोर भी हो सकता है यानी किराए पे देने वाला, और परचेजर यानी खरीदने वाला। परचेजर की जगह आप लेसी भी लगा सकते हो यानी किराए पे लेने वाला, और वेंडी यानी खरीदने वाला। तो ये कुछ टर्म्स है, ये समझना ज़रूरी है। और जो इम्परफेक्ट टाइटल है वो ये है कि अगर किसी की भी प्रॉपर्टी है वहाँ पर उसका इम्परफेक्ट टाइटल है, परफेक्टली अभी तक उसकी वो प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे अगर वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र होने वाली है लेकिन हुई नहीं, या फिर उसकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कहीं पर गिरवी रखी हुई है तो भी वो परफेक्ट टाइटल उसके पास अभी तक नहीं है। तो इस टाइप की सिचुएशन में अगर वो सेलर या लेसोर वो प्रॉपर्टी किराए पे देता है या सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके पास इम्परफेक्ट टाइटल है, तो वहीं पर जो खरीदने वाला है या किराए पे लेने वाला है उसके पास उस सेलर के खिलाफ कौन कौन से राइट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। Where a person contracts to sell or let certain property having only imperfect title thereto, purchaser or lessee has the following rights। कौन कौन से rights हैं? पहले में कहता है if the vendor or lessor has subsequently to the sale or lease acquired any interest in the property, the purchaser or lessee may compel him to make the गुड कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ सच इंटरेस्ट। अब ए में कहता है कि जहां पर कोई भी सेलर या फिर किराए पे देने वाला कोई ऐसी प्रॉपर्टी सेल करता है या किराए पे देता है जिस प्रॉपर्टी का टाइटल उसको बाद में मिलने वाला है, मिला नहीं, सब्सिक्वेंटली यानी बाद में मिलने वाला है, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में जो परचेजर है खरीदने वाला है या लेसी जो किराए पे लेने वाला है वो उस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए कंपेल कर सकता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ सम पर्सन इज गेटिंग द प्रॉपर्टी बाय विल, एक बंदा है उसको एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने वाली है बाय विल, यानी उसके बड़े ने वसीयत की है कि ये प्रॉपर्टी मेरे बाद इसकी होगी। अब वो बंदा अभी तक फोत नहीं हुआ है, फोत होगा तो इसके पास आएगी, तो यानी वसीयत हो गई है लेकिन इसको अभी तक परफेक्ट टाइटल नहीं मिला। तो इस वक्त ये बंदा क्या करता है, इस प्रॉपर्टी को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब जो परचेजर है उसके पास ये राइट है, जब वो बंदा फोत हो जाए तो परचेजर इस बंदे को कंपेल कर सकता है कि अब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करो और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। इस टाइप का दूसरा एग्जांपल है, यानी कब जैसे गवर्नमेंट किसी को प्रॉपर्टी देती है, यानी मिसाल के तौर पर आपकी ज़मीन है, उस पर गवर्नमेंट ने रोड बना दिया और उसके बदले कहीं और आपको वो ज़मीन दे रही है, तो उस ज़मीन का अलॉटमेंट लेटर आ गया है कि ये आपकी ज़मीन है, लेकिन अभी तक कंप्लीटली वो आपको ट्रांसफ़र नहीं हुई है, और वो प्रॉपर्टी आप किसी और को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर देते हो। और जब वो प्रॉपर्टी 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद कंप्लीटली आपकी हो जाती है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं और आपका परफेक्ट टाइटल बन जाता है, तब आपको जो परचेजर है वो कंपेल कर सकता है कि अब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करो और मुझे ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। तो पहला राइट ये था परचेजर का कि अगर कोई भी बंदा उससे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसमें उसका अभी तक परफेक्ट टाइटल नहीं है लेकिन परफेक्ट टाइटल होने वाला है सब्सिक्वेंटली, तो वहाँ पर परचेजर उसको कंपेल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए। बी में कहता है कि व्हेन द कॉन्करेंस ऑफ अदर पर्सन इज नेसेसरी टू वैलिडेट द टाइटल एंड दे आर बाउंड टू कन्वे एट द वेंडोर्स आर लेसोर्स रिक्वेस्ट, द परचेजर आर लेसी में कंपेल हिम टू प्रोक्योर सच कॉन्करेंस। इसमें यह कहता है कि जहाँ पर किसी टाइटल को वैलिडेट बनाने के लिए किसी तीसरे बंदे के शामिल होने की ज़रूरत हो या सिग्नेचर की ज़रूरत हो, तो वो जो तीसरा बंदा है वो बाउंड है कि वो सेलर के कहने पे आए और अपनी सिग्नेचर दे या शामिल हो। और परचेजर के पास भी ये राइट है कि वो सेलर को कंपेल कर सकता है कि जहां पर तीसरे बंदे के सिग्नेचर की ज़रूरत है या शामिल होने की ज़रूरत है टाइटल को वैलिडेट बनाने के लिए, तो वो परचेजर भी उस बंदे को कंपेल कर सकता है कि इसको बुलाओ, शामिल करो और इससे सिग्नेचर लो। वो परचेजर सेलर को कंपेल करेगा। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर जॉइंट ओनरशिप, यानी एक प्रॉपर्टी है, उसके 2 ओनर्स है, ओनर 1 और ओनर 2। ओनर 1 जो है अपने हिस्से की प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। अब उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए ओनर 2 के सिग्नेचर्स की भी ज़रूरत है। तो जो ओनर 1 है वो अगर
ओनर 2 को रिक्वेस्ट कर रहा है तो ओनर 2 को चाहिए कि वो आए और अपनी सिग्नेचर दे या अपनी कॉन्करेंस दे। और इसी तरह अगर जो परचेजर है, जो ओनर 1 से वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो परचेजर भी ओनर 1 को कंपेल कर सकता है कि आप ओनर 2 से सिग्नेचर लो और जो ये प्रॉपर्टी आपने मुझे सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है वो मेरे नाम कर दो। इसका हम दूसरा मिसाल पढ़ते हैं कि ए प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ टू ब्रदर, वन ब्रदर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हिज प्रॉपर्टी, हेयर द कॉन्करेंस ऑफ अदर ब्रदर इज नेसेसरी एंड ही इज बाउंड टू गिव हिम द कॉन्करेंट on his brother's request and purchaser or lessor also has right to compel him to procure such concurrence। मिसाल के तौर पर दो भाई हैं, एक भाई अपने हिस्से की प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है और वहां पर दूसरे भाई के सिग्नेचर्स की जरूरत है या कॉन्करेंस की जरूरत है। तो दूसरे भाई को चाहिए कि अगर जो पहला वाला भाई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, अगर वो उसको बुलाता है सिग्नेचर के लिए तो उसको जाना चाहिए। और इसी तरह जो परचेजर है, जो खरीद रहा है प्रॉपर्टी, वो भी उस बंदे को कंपेल कर सकता है कि अपने भाई से सिग्नेचर लो और मुझे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दो। तो ये भी परचेजर का राइट है कि जहां पर किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत हो सिग्नेचर्स की, तो परचेजर सेलर को कंपेल कर सकता है कि तीसरे बंदे से सिग्नेचर्स लो या कॉन्करेंस लो और ये प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र कर दो। अब ये जो क्लाज है ये सिर्फ उस पर्सन पे अप्लाई होता है जो लीगली बाउंड हो कॉन्करेंस देने के लिए। यानी अगर सेलर के पास राइट है सिग्नेचर से लेने का तभी वो ले सकता है। अगर उसके पास राइट नहीं है अपने भाई से सिग्नेचर्स लेने का या कॉन्करेंस लेने का, तो वहां पर ये उसको कंपेल नहीं कर सकता कि मुझे सिग्नेचर्स दो। और इसी तरह अगर वो जो सेलर है वो परफेक्ट टाइटल हासिल नहीं कर पाता तो परचेजर के पास बस डैमेजेस वाली रेमेडी बचती है। तो परचेजर सेलर पे सू करेगा और परचेजर सिर्फ डैमेजेस लेगा, क्योंकि जो सेलर है वो अपने पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पाया, यानी परफेक्ट टाइटल हासिल नहीं कर पाया। सी में कहता है कि वेयर द वेंडर प्रोफेसेस टू सेल अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी बट द प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी एंड द वेंडर हैज इन फैक्ट ओनली राइट टू रिडीम इट, the purchaser may compel him to redeem the mortgage and obtain convenience from the mortgagee। अब सी में कहता है कि जहां पर जो सेलर है वो ये प्रोफेस करे कि जो मैं ये प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूं वो बिल्कुल आज़ाद है, अनइनकम्बर्ड है। बाद में पता चलता है कि जो सेलर प्रॉपर्टी सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है। तो यहाँ पर परचेजर सेलर को कंपेल कर सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज रखी है इसको आज़ाद करवाओ, उसको अपने पैसे दे के उससे आज़ाद करवाओ और मुझे ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे नाम कर दो। अब मिसाल के तौर पर एक सेलर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया 10 लाख रुपए में। बाद में परचेजर को पता चला कि ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, यानी ये गिरवी रखी हुई है और इसने गिरवी के बदले 10 लाख रुपए लिए हैं। तो जो परचेजर है वो सेलर को कंपेल कर सकता है कि जो आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है उसको अपने पैसे दो और ये प्रॉपर्टी आज़ाद करवाओ और मुझे ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। और परचेजर ये भी कह सकता है कि आपने जितने में देने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी आपने मुझे 10 लाख रुपए में ये प्रॉपर्टी देने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप ये 10 लाख रुपए मॉर्गेजी को दो और उससे आज़ाद करवाओ और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। लेकिन अगर सेलर ने वो प्रॉपर्टी गिरवी रखी है और उसके बदले 12 लाख रुपए लिए हैं और इसने ये प्रॉपर्टी सेल की है 10 लाख रुपए में, तो परचेजर इसको कहेगा कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूं और 2 लाख ऊपर वाले जो हैं वो आप अपने डाल के मॉर्गेजी को दो, आज़ाद करवाओ और मुझे ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। तो ये परचेजर के पास राइट है कि अगर किसी बंदे ने मॉर्गेज रखी है प्रॉपर्टी तो ये इस सेलर को कंपेल कर सकता है कि ये मॉर्गेजी से ये प्रॉपर्टी आज़ाद करवाओ और मेरे नाम कर दो। और परचेजर उसको पैसे भी दे सकता है जितने में उससे लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ये पैसे लो 10 लाख रुपए, जितने की प्रॉपर्टी आपने मुझे सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसको दो मॉर्गेजी को और ये आज़ाद करवाओ। लेकिन अगर उस बंदे ने ये प्रॉपर्टी गिरवी रख के 15 लाख रुपए लिए हैं या 12 लाख रुपए लिए हैं, फिर भी परचेजर उसको कहेगा कि 10 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूँ जितने मुझे देने हैं और ऊपर वाले जो 5 लाख हैं या 2 लाख वो अपने डाल के ये प्रॉपर्टी आज़ाद करवाओ और मुझे दो। यहाँ पर एक मैक्सिम है केविट इम्पेटर, जिसकी मीनिंग है लेट द बायर बेवेयर, यानी अगर कोई भी बंदा कोई भी चीज़ खरीद रहा है तो उसको बेवेयर रहना चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी कैसी है, सही है या गलत है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मोबाइल दे रहा हूँ तो यहाँ पर आपको बेवेयर होना चाहिए कि इस मोबाइल में कोई भी फॉल्ट नहीं है,
एक बार आप मेरे से ये मोबाइल लेके गए तो अगर कोई भी फॉल्ट निकलता है इसमें तो इस मैगज़ीम के तहत केविट इम्पेटर के तहत मैं जिम्मेवार नहीं हूँगा। लेकिन यहाँ कहा गया है कि ठीक है, लेट द बायर बिवेयर, खरीदने वाले को बिवेयर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेलर की भी ड्यूटी है कि अगर वो चीज़ किसी को दे रहा है तो उसके बारे में उसको वो सारी चीज़ें बताए जो उसमें फॉल्ट वगैरह हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको मोबाइल सेल कर रहा हूं, मुझे ये बताना चाहिए कि इसमें चार्जिंग का मसला है और ये चार्जिंग बहुत कम चलाती है। तो मैंने सारा कुछ मेरे मोबाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया और उसके बाद अगर आप ये मोबाइल ले जाते हो तो फिर ये मैगज़ीम अप्लाई होगा, केविट इम्पेटर यानी लेट द बायर बिवेयर। यानी जो मैंने चीज़ें आपको बताई थी वो ही हैं। यानी आप मोबाइल वापस लेके आते हो और ये कहते हो कि ये चार्जिंग सही नहीं चलाती, मैं कहूँगा मैंने तो आपको बताया था कि ये नहीं चलाती, फिर भी आपने खरीदी। इसमें भी यही कहता है कि वेंडोर के नॉट गिव द डिफेंस ऑफ केविट impator if he has misrepresented by false statement or by silence. Purchaser has to show the misrepresentation by false statement or by silence. तो यहाँ पर ये कहता है कि जो सेलर है वो इस मैगज़ीम का डिफेंस नहीं दे सकता केविट इम्पेटर का। यानी ये नहीं कह सकता कि जब मैं आपको प्रॉपर्टी दे रहा था तब आपको बेवेयर होना चाहिए था कि ये प्रॉपर्टी अनइनकम्बर्ड है या इनकम्बर्ड है, आज़ाद है या आज़ाद नहीं है। तो इसका ये डिफेंस नहीं दे सकता, क्योंकि अगर जो भी इस प्रॉपर्टी में मसला था तो पहले सेलर की ये जिम्मेवारी थी कि जो भी इसमें मसला है वो साफ साफ उसको बताए। इसने उसको कहा कि ये आज़ाद है, लेकिन ये आज़ाद नहीं थी, यानी इसने मिसरिप्रेजेंटेशन की, यानी इसने गलत बयानी की, जो हकीकत थी वो इसने नहीं बताई। अब मिसरिप्रेजेंटेशन एक तो गलत बयानी से होती है, एक जो है साइलेंस से भी होती है, यानी आप खामोशी अख्तियार करते हो, जो उस चीज में फॉल्ट है वो आप नहीं बताते, ये साइलेंस भी मिसरित प्रेजेंटेशन में शुमार होती है। मिसाल के तौर पर वो प्रॉपर्टी अगर आज़ाद नहीं थी और ये चुप रहा, इसने कुछ बताया नहीं, फिर भी ये मिसरित प्रेजेंटेशन में आएगी। तो कहने का मकसद ये कि जो सेलर है वो कोर्ट में जाके ये डिफेंस नहीं दे सकता कि इसको बिवेयर होना चाहिए था, केविट इम्पेटर का डिफेंस नहीं दे सकता। तो इसमें कहता है कि परचेजर हैज टू शो द मिसरिप्रेजेंटेशन बाय फॉल्स स्टेटमेंट और बाय साइलेंस। कहता है कि यहाँ पर परचेजर को ये दिखाना होगा कि इस बंदे ने, सेलर ने मिसरिप्रेजेंटेशन की थी फॉल्स स्टेटमेंट के जरिए या खामोशी के जरिए, यानी परचेजर को वहां साबित करना पड़ेगा कि इसने मिसरिप्रेजेंटेशन की थी। अब डी में कहता है कि वेयर द वेंडोर आर लेसोर सूज फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द सूट इज डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्परफेक्ट टाइटल, द डिफेंडेंट यानी purchaser or lessee has right to return of his deposit if any with interest thereon to his cost of suit and to lien for such deposit, interest and cost on the interest of the vendor or lessor in the property agreed to be sold or let। इसमें ये कहता है कि जहां पर सेलर या किराए पे देने वाला परचेजर पे सूट दाखिल करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो कोर्ट तो सेलर की सूट उसी वक्त डिसमिस कर देगी क्योंकि सेलर के पास इम्परफेक्ट टाइटल है। तो यहाँ पर डिफेंडेंट के पास ये राइट है, डिफेंडेंट यानी खरीदने वाला या फिर किराए पे लेने वाला, उसके पास ये राइट है कि वो जो उसने डिपॉजिट दिया था वो भी रिटर्न कर सकता है इंटरेस्ट के साथ, और जो उसका खर्चा आया सूट पे वो भी जो है रिटर्न कर सकता है। और अगर वो जब तक डिपॉजिट वापस नहीं करता तब तक उसकी प्रॉपर्टी भी अपने पास रख सकता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर जो सेलर है उसने ये प्रोफेस किया, कबूल किया कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ये इसका परफेक्ट टाइटल मेरे पास है, लेकिन बाद में परचेजर को पता चलता है कि इसका परफेक्ट टाइटल इसके पास नहीं है, इसके पास इम्परफेक्ट टाइटल है। तो परचेजर वो प्रॉपर्टी खरीदने से इनकार कर देता है। तो सेलर क्या करता है, कोर्ट में उसके खिलाफ सूट दाखिल करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। कोर्ट में ये कहता है कि इसको कहो कि ये मेरे से प्रॉपर्टी खरीदे क्योंकि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो कोर्ट उसी वक्त उसकी इस सूट को डिसमिस कर देगी, सेलर की सूट को, कहेगी कि आपके पास इम्परफेक्ट टाइटल है। और उसके बाद जो परचेजर के पास राइट्स हैं वो ये हैं कि जो भी उसने डिपॉजिट दी थी उस प्रॉपर्टी के लिए वो डिपॉजिट वापस कर सकता है, उस पे जो इंटरेस्ट बन रहा है वो इंटरेस्ट भी वापस कर सकता है, और जो उस सेलर ने परचेजर पे सूट दाखिल की और उसमें जो उसका खर्चा आया परचेजर का वो खर्चा भी वापस ले सकता है। और अगर वो जब तक डिपॉजिट उसको नहीं देता तब तक उसकी प्रॉपर्टी अपने पास वो रख सकता है। तो परचेजर के पास ये राइट है कि वो डिपॉजिट भी वापस कर सकता है इंटरेस्ट के साथ, और कास्ट ऑफ सूट यानी सूट पे जो खर्चा आया वो भी वापस कर सकता है। अब इस सारे टॉपिक का हम क्विक रिव्यू करते हैं कि परचेजर के कौन से राइट्स हैं सेलर के खिलाफ जब सेलर के पास इम्परफेक्ट टाइटल हो। सबसे पहला राइट उसके पास है सब्सिक्वेंट टाइटल। अगर किसी
सेलर के पास है, और जब उसको परफेक्ट टाइटल मिल जाता है तब परचेज़र उसको कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए कंपेल कर सकता है। दूसरे में ये कहता है जॉइंट ऑनरशिप, यानी जहां पर टाइटल को वैलिडेट करने के लिए किसी तीसरे बंदे की सिग्नेचर्स की ज़रूरत हो या कॉन्करेंस की ज़रूरत हो, तो तीसरे बंदे को चाहिए कि वो सेलर की रिक्वेस्ट पे आए और अपनी सिग्नेचर्स दे। और यहाँ परचेज़र के पास ये राइट है कि वो सेलर को कंपेल कर सकता है कि जो तीसरे बंदे की सिग्नेचर्स या कॉन्करेंस रिकॉर्ड हैं उससे वो ले, यानी परचेज़र उसको कंपेल कर सकता है सेलर को, उस तीसरे बंदे को नहीं कर सकता। सेलर को कंपेल करेगा, सेलर को कहेगा कि आप तीसरे बंदे से सिग्नेचर्स लो, और तीसरे बंदे की ड्यूटी है कि वो आए और अपनी सिग्नेचर्स दे। और जैसे हमने पढ़ा, ये जो क्लास है ये तभी अप्लाई होगा जब तीसरे बंदे की ड्यूटी हो सिग्नेचर्स देने की। जब तीसरे बंदे की ड्यूटी ही नहीं है तो वो नहीं आएगा, और इस तरह सेलर के पास इम्परफेक्ट टाइटल होगा और वो प्रॉपर्टी परचेजर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर परचेजर के पास सिर्फ एक ही रेमेडी बचेगी, वो उससे डैमेजेस ले सकता है जो उसको नुकसान हुआ था। और 3 में कहता है कि कंपेल टू ऑब्टेन द कन्वीनियंस फ्रॉम मॉर्गेज, यानी जहां पर सेलर की प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है तो परचेजर सेलर को कंपेल कर सकता है कि ये अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज से आज़ाद करवाओ और मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दो। और चौथा राइट ये है कि अगर परचेजर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और सेलर ने कहा कि मेरा यहाँ परफेक्ट टाइटल है, लेकिन बाद में परचेजर को पता चलता है कि इसका परफेक्ट टाइटल नहीं इम्परफेक्ट टाइटल है, इसीलिए परचेजर क्या करता है, परचेजर कहता है कि मैं ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगा। तो सेलर उस पर केस कर देता है स्पेसिफाई परफॉर्मेंस का। तो कोर्ट देखती है कि सेलर जिसने केस किया है उसके पास तो परफेक्ट टाइटल है ही नहीं, कोर्ट उसकी सूट को डिसमिस कर देती है। तो जो परचेजर है उसके पास ये राइट्स होते हैं कि वो डिपॉजिट वापस कर सकता है इंटरेस्ट के साथ, और जो उसका खर्चा आया था सूट पे वो भी सेलर से वापस कर सकता है। और जब तक वो डिपॉजिट वापस नहीं करता तब तक उसकी प्रॉपर्टी वो अपने पास रख सकता है। अगर आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके उसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो मेरे चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में कुछ भी लिख दें, अपने सिटी का नाम लिख दें। खत्म। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।